Hey everyone, this is Priyanka and welcome back to Pre Explore. So कई दिनों के बाद आपकी क्लासेस रीस्टार्ट हो रही हैं और वही क्लासेस कुछ इस तरीके से रहेंगी ना कि अभी लास्ट 30 डेज आपके पास बचे हुए हैं। 30 डेज भी नहीं कह सकते हैं ना, और भी आप लेस कर सकते हो। ठीक है, 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, तो भाई कुछ इस तरह से कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे बिकॉज लास्ट टाइम पे आप चीज़ों को सिर्फ उतना ही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आ रहा है ना। अभी एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है कि आप छाप रहे हो, नोट्स बना रहे हो। तो मेरा कुछ तरीका ऐसा रहेगा कि मैं सभी थ्योरीज जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, उन्हीं थ्योरीज पे रिवीजन करा रही हूँ आपको। ठीक है, इसके पहले ऑलरेडी कोर्स कंप्लीट कर लिया है मैंने, और नोट्स आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स वगैरह मैंने प्रॉपर आपको प्रोवाइड कराई हुई है, हैंड रिटन नोट्स है मेरी, और रिवीजन के व्यू से ये क्लास है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे बैठ के सुनना है, समझ रहे हैं ना। और इसके बाद लास्ट में आप चाहें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये ऐसे वर्ड्स रहेंगे, इन्हें सिर्फ आप प्रिपेयर करते हो तो बिल्कुल यहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, और इससे बाहर कुछ नहीं बनने वाला है, ये चीज़ आप बिलीव दिखा सकते हो। ठीक है, उस पेपर के बाद फिर आप मुझे बताइएगा। तो आज की थ्योरी में हम डिस्कस करेंगे जीन प्याजे और कोलबर्ग की थ्योरी जो है वो भी कोशिश करेंगे अगर हो पाता है तो, अदरवाइज हम जीन प्याजे को ही पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि यहीं पे थोड़ा सा क्लास आपकी लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहती कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो ना, आप स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करेंगे क्लास को, और जीन प्याजे की बात करते हैं तो भाई यहाँ से आपके लाइक 5 से 6 क्वेश्चन बन सकते हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2। ठीक है, दोनों पेपर में ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई जीन प्याजे की बात करेंगे तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दे रखी है, तो भाई हमें सबको पता है कि अगर हम बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ना, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की बच्चे की, ठीक है, तो आ जाते हैं भाई जीन प्याजे जी। ठीक है, अब इन्होंने बच्चों के विकास को लेकर के कौन सी बातें कही हैं और किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया हुआ है ना, बिकॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात वाइगोत्स्की भी करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा है तो उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। वाइगोत्स्की खैर ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है ना, आई होप आपने देख लिया होगा, रिवीजन क्लास हो चुकी है हमारी। तो भाई जीन प्याजे का कहना है कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो लाइक मैच्योरिटी के साथ बढ़ती रहती है। जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा उसका संज्ञानात्मक विकास होता चला जाता है। ठीक है, और इस तरह से ये चीज़ें बोली हैं, और अपनी थ्योरी को इन्होंने कंप्लीट 4 स्टेजेस में डिवाइड करके रखा हुआ है। पहला स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज है, सेकेंड प्री ऑपरेशनल स्टेज हो जाता है, थर्ड यहाँ पे हो जाएगा इनका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और लास्ट हो जाता है अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो प्रॉपर क्लास बाइलिंगुअल रहेगी। तो इस तरीके से 4 स्टेजेस हैं, और हर स्टेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछ लिए जाते हैं ना, और मैंने यहाँ पे उसी को एज अ टैग वर्ड लिख रखा है। अगर आप इन टैग वर्ड्स को पढ़ लेते हो और ये समझ लेते हैं आप कि किस किस टाइप में, जैसे कि 4 स्टेजेस में इन्होंने डिवाइड किया ना, तो किस स्टेज में कौन सा टैग वर्ड आता है और वो क्या है। ठीक है, अगर आप ये समझ जाते हो तो आपके मार्क्स कहीं नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसी को शुरू करेंगे भाई। और हम अगर बात करते हैं, पहला ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी कि वस्तु स्थायित्वता, और नेक्स्ट है सेकेंड है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हम प्रतिवर्ती क्रियाएं कहते हैं ना। तो ये दोनों ही एक्शन सिर्फ और सिर्फ बच्चा जो है फर्स्ट स्टेज में शो करता है ना, जिसे हमने कहा सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि इस स्टेज में बच्चा क्या करेगा भाई, हिंदी में अगर हम इसको देखते हैं ना, ठीक है, इतना आप समझ जाएंगे। तो ये दोनों स्टेज बच्चा फर्स्ट स्टेज में शो, लाइक प्रॉपर्टीज फर्स्ट स्टेज में ही बच्चा शो करता है। और यहाँ पे बच्चे की जो एज होगी ना, बच्चे की जो उम्र होगी वो 0 से 2 साल होने वाली है। 0 से 2 साल यानी कि जन्म से 2 साल तक बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है, संवेदी गामक अवस्था में होता है, और ये 2 प्रॉपर्टीज शो करता है। पहली कौन सी है, पहली हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंस, बहुत पूछी जाती है ना कि बच्चा जो है वस्तु स्थायित्वता किस स्टेज में, किस एज में शो करता है अकॉर्डिंग टू जीन प्याजे। तो वो पहली स्टेज हो जाती है जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। अब ये होता क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो आपने भी देखा होगा आपके घर में जो बच्चे होते हैं जन्म से 2 साल यानी कि अप्रॉक्स, अब तुरंत जन्म होते ही तो नहीं ऐसा हो जाता है, अप्रॉक्स आप मान सकते हो कि लाइक 6-5
5-6 महीने हो चुके होते हैं लगभग, जब बच्चा थोड़ा सा कॉन्शियसनेस महसूस करने लगे, है ना, अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान देने लगे ना, ऐसा आपको लगे कि बच्चा चीज़ों पे ध्यान दे रहा है, तो ऐसा हो जाता है कि बच्चे जो हैं लाइक अगर उनके सामने आप कोई भी चीज़ लेकर के आ रहे हो तो क्या होता है, लाइक उसको पहचान लेते हैं। और अगर मान लीजिए कि लाइक उन्होंने क्या कर लिया है, उस चीज़ को पहचान लिया है, हो सकता है कि वो आपसे वो चीज़ मांग भी रहे हो, यानी कि उस वस्तु का इमेज, उस चीज़ का इमेज उनके दिमाग में, स्कीमा में बन चुका है, और वो नेक्स्ट टाइम उनके सामने वो चीज़ लेके आ रहे हो तो वो उसको पहचान भी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट परमानेंस आप कह सकते हो कि बच्चों में ऑब्जेक्ट्स को लेकर के एक इमेज बन जाती है उनके स्कीमा में, और इस तरह से चीज़ें वो शो करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि जो बच्चे बचपन में दिखाते हैं, लाइक जैसे कि उन्होंने दूध की बॉटल देखी अपनी, तो अपना जो माउथ है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ एक्शंस हैं जो बच्चे 0 से 2 साल की अवस्था में करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन, और ये दोनों ही सिर्फ फर्स्ट स्टेज में आते हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आपका एनिमिज्म हो गया, ईगोसेंट्रिक, इरिवर्सिबिलिटी, सेंट्रेशन, ये जो आपके लाइक आई थिंक 4 हैं। ठीक है, ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये बच्चा शो करेगा भाई, अदरवाइज को आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं ना। ये जो 4 अवस्थाएं हैं ये बच्चा लाइक किस स्टेज में शो करता है, तो इसे हम बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्या बोलेंगे भाई, प्री ऑपरेशनल। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे की एज हो जाएगी भाई, वो हो जाएगी 2 से 7 साल। ठीक है, 2 से 7 साल का जो बच्चा होगा वो कुछ ये 4 प्रॉपर्टी शो करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइक जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है इसे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए काफी सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। सेंसिटिव यानी कि इस अवस्था में बच्चे के आसपास जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल करी जा रही होगी वो इजीली उसको एक्वायर कर लेते हैं। एक्वायर यानी कि अर्जित कर लेते हैं। भाई जो भाषा के बारे में बात करते हैं, ठीक है, भाषा विकास के बारे में, जैसे कि नॉम चॉम्स्की सबसे ज़्यादा फेमस है लैंग्वेज को लेकर के, तो उन्होंने कहा था बच्चों में एक डिवाइस होती है जिसे कहते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि बच्चों में एक क्षमता होती है किसी भी भाषा को जन्म से ही अर्जित करने की, यानी कि एक्वायर करने की। ठीक है, मतलब बच्चों के सामने जो भी उनके आसपास लैंग्वेज इस्तेमाल करी जा रही होगी वो इजीली, उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता है, बस वो सुनता है और चीज़ों को एक्वायर कर लेता है। भाई अमेरिका में बच्चा इंग्लिश बोल रहा होता है, हिंदुस्तान में बच्चा जिस रीजन में है वहाँ की लैंग्वेज वो बोल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस चीज़ को प्रूव कर रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बन रहा है कि जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा सेंसिटिव पीरियड है, तो वो प्री ऑपरेशनल है। उम्र की बात करेंगे तो 2 से 7 साल। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। और अगर नॉर्मल भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना भाई डेवलपमेंट को लेकर के, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि लाइक जो बच्चे का बाल्यावस्था होता है ना, तो पूर्व बाल्यावस्था कह सकते हैं, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है 3 से 6 साल होती है, तो उसी के आसपास लगभग आता है। अगर वो ऑप्शन आपको दिखता है तो वहाँ पे आप पूर्व बाल्यावस्था कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगा। अब 1 to 1 हम समझ लेते हैं ना। एनिमिज्म क्या होता है, जीववाद। तो एनिमिज्म का मतलब होता है कि मान लीजिए बच्चा है छोटा सा जो कि 2 से 7 साल के बीच में है, और उसके जो भी खिलौने टॉयज होते हैं ना, वो भी मतलब उनको ऐसे ट्रीट करेगा जैसे कि वो उन्हीं की तरह छोटे से बेबी हैं। वो खुद बेबी होते हैं लेकिन उन अपने बच्चों लाइक जो भी उनके टॉयज होते हैं उन्हें बच्चों की तरह बेबी बना करके प्रॉपर खाना खिलाएंगे जैसे उनको ट्रीट किया जाता है ना, एग्जैक्टली वो अपने टॉयज को ट्रीट करते हैं। ठीक है, उनको नहलाना खिलाना है ना, प्रॉपर बेबी बना के घूमते रहेंगे, और हो सकता है सो रहे हैं तो अपने साथ बेड में सुला भी लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं वो जो शो करते हैं एनिमिज्म, यानी कि जीववाद। उन्हें लगता है कि उनमें भी जीवन है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी, आप पलटा भी, अच्छा सॉरी ये छूट गया। ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रण क्या होता है ना, तो भाई अहम केंद्रण ये एक तरीके की स्पीच है। ठीक है, इसके बारे में वाइगोत्स्की भी बात करते हैं। जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था वहाँ पे कि भाई प्राइवेट स्पीच क्या होती है ना, वो प्राइवेट स्पीच के बारे में वाइगोत्स्की बात करते हैं। और सेम प्रॉपर्टी के लिए जीन पियाजे ने इस्तेमाल किया है ईगोसेंट्रिक, यानी कि अहम केंद्र। देखिए जो बच्चे होते हैं 2 से 7 साल के, जब वो कोई काम अपना कर रहे होते हैं, मान लीजिए खेल ही रहे होते हैं ना, तो खुद से बोल कर हल्की आवाज़ में खुद को डायरेक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो जो बात कर रहे होते हैं खुद से, उसे ही कहा जाता है ईगोसेंट्रिक
ठीक है। और नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी गुण। तो इस एज में क्या होता है ना, बच्चे चीज़ों को पलट के नहीं देख पाते। मान लीजिए आपने उनके पास 10 सिक्के रख दिए हैं, एक एक के सिक्के 10 रुपए रख दिए हैं और एक 10 की नोट दे रहे हो ना, बच्चा कभी भी नोट नहीं लेने वाला है, वो हमेशा सिक्के चूज़ करेगा। उसे लगेगा भाई ये तो बहुत ज़्यादा है ना, इसी को चूज़ करते हैं। और इस तरह से अगर मान लीजिए आप उसे क्वेश्चन दे रहे हो मैथ्स के, मान लीजिए है ना, 2 से 7 साल के बच्चे हैं, तो भाई मान लीजिए 2 into 3 दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या दे रहे हो उनको, मान लीजिए आप 2 into 3 दे रहे हैं, तो वो इजीली बता पाते हैं 6 होगा ना। वहीं पे आपने उनको 3 into 2 दे दिया तो वो नहीं बता पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, वो पलट की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, उनमें रिवर्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। किस स्टेज में, सेकेंड में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रेशन क्या होता है, केंद्रीयकरण। तो भाई सेंट्रेशन का ये मतलब हो जाएगा ना कि मतलब बच्चे की जो थिंकिंग है वो केंद्रित होती है एक चीज़ पे। कैसे, वो अदर चीज़ों को नहीं देख पाता है, अदर पर्सपेक्टिव को, भाई उसको अभी और ज़्यादा मैथमेटिकल हो या ऐसे लॉजिकल चीज़ें हैं वो नहीं देख पाता है, उसे बस जो नज़र आ रही है बस वो उतना ही देख पाता है ना। तो कैसे, लाइक फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा जा सकता है क्या, साइड देखते हैं भाई, हाँ दिख रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, ठीक है। मान लीजिए 2 ग्लासेस ली हैं जिनका वॉल्यूम सेम है, ठीक है। इन दोनों ही ग्लासेस का क्या है, ग्लास में और अच्छा बना सकती हूँ ऐसे ही बनता है, नहीं बिल्कुल नहीं, यस अभी सही है, ठीक है। तो ये एक ग्लास है और ये दूसरा ग्लास है, ठीक है, जो कि कैसा है, लंबा है काफी। बट आपको पता होना चाहिए ना कि इनका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो सेम है, कैपेसिटी सेम है, दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में जो लिक्विड है वो कंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चे को मिल्क दिया जा रहा है या फिर जो भी उसको फेवरेट है उसका जूस दिया जा रहा है, दोनों में डाला गया, ठीक है। अब बच्चे ने क्या दिमाग लगाया कि भाई ये वाली तो बहुत लंबी है, ठीक है, ये तो छोटी सी है। तो बच्चे ने ये दिमाग लगाया, बस उसको ये नहीं पता है, आयतन का ज्ञान नहीं है, वॉल्यूम का ज्ञान नहीं है कि दोनों में इक्वल है, बस वो लंबी है और वो चौड़ी है, ठीक है। तो जल्दी से बड़ी वाली ग्लास को चूज कर लेगा कि मुझे तो ये चाहिए ना। तो इस तरह से कह सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं केंद्रीयकरण यानी कि सेंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके से 4 प्रॉपर्टी जो बच्चा सेकेंड स्टेज में शो करता है, और आपको याद सिर्फ यही 4 वर्ड्स करने हैं और बस एग्जाम में देखना है। अगर ये पूछा जा रहा है और स्टेजेस आपको पता होने चाहिए, आप इजीली आंसर चूज कर पाओगे ना। और ये बेस्ट तरीका होता है, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो बिल्कुल सही जा रहे हो ना। और अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है, और जुड़ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जो कि नेक्स्ट स्टेज में जैसे ही बच्चा एंटर करता है ना, नेक्स्ट स्टेज यानी कि थर्ड में जैसे ही एंटर करेगा, वो कुछ इन प्रॉपर्टीज को शो करता है ना। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी वो आप देख पा रहे हो, ये 4 है, ये भी 4 ही आई थिंक, 1 2 3, हाँ 4 है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका मूर्त यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब पहले तो नाम से क्लियर है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा यहाँ पे बहुत ज्यादा लॉजिकल तो नहीं हो जाता है, बट स्टिल उसके सामने जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं कॉन्क्रीट रूप में, ठीक है, मूर्त रूप में जो भी चीजें प्रेजेंट होती हैं वो इजीली उन सभी चीजों के बारे में अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाएगा, ठीक है। जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है वो उसके बारे में बिल्कुल भी कोई अपने विचार, अपने थॉट्स प्रस्तुत नहीं कर सकता है, ठीक है। ये चीज समझ रहे होंगे। अभी जो स्टेज लाइक प्रॉपर्टीज हैं, कीवर्ड्स हैं जो कि इस स्टेज में बच्चा शो करता है, इन्हें समझ लेते हैं। भाई ऊपर हमने समझा इरिवर्सिबिलिटी, उसका जस्ट अपोजिट, यानी कि बच्चा अभी बता पाएगा भाई कि 3 into 2 क्या होगा, 6 होगा ना। अभी आप उसको नोट दीजिए या सिक्के दीजिए, अगर वो इक्वल है, लाइक 10 ही रुपए हैं, तो समझ जाएगा भाई कि कुछ भी ले लो और जल्दी से नोट ही लेगा, इतना चिल्लर लेके क्या ही घूमेगा, ठीक है। तो ये समझ उसमें आ चुकी होती है, यानी कि रिवर्सिबिलिटी शो करने लग जाता है जब बच्चा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में एंटर कर जाता है, ठीक है। हाँ एज नहीं बताइए मैंने,
तो भाई एज यहाँ पे बच्चे की हो जाती है 7 से 12 साल, ठीक है, 7 से 12 साल हो जाएगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो ऑब्वियसली बात है, बच्चा वर्गीकरण करना सीख जाता है ना शेप्स के बेसिस पे। मान लीजिए बच्चे के सामने आपने घर की कुछ चीज़ें ऐसी रख दी है ना जो सर्कुलर फॉर्म में हो, रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ठीक है, तो वो बच्चा क्या करेगा, एक शेप की चीज़ों को उठा करके देखेगा, वो प्रॉपर ग्रुप में डिवाइड कर देगा, क्लासीफाई कर पाएगा देख करके, इसलिए देख करके कर पाएगा, ठीक है। अभी उसे प्रॉपर्टीज नहीं आती हैं और ये सब चीज़ें नहीं पता है, बस वो देखेगा और चीज़ों को क्लासीफाई कर देगा। कंजर्वेशन, संरक्षण क्या होता है, तो वही संरक्षण भी एक तरीके से ऐसा ही होगा कि बच्चे में चीज़ों को लेकर के संरक्षण की जो प्रक्रिया है वो आ जाती है। संरक्षण मीन्स टू से कि मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है, हाँ मान लीजिए कॉटन बच्चे ने देखा ना, और वो समझ पाएगा कि कॉटन था पहले, अब उसका इस्तेमाल करके कपड़े बना दिए गए, धागे बना दिए गए, फिर उनका इस्तेमाल करके कपड़े बना दिए गए ना, तो ये चीज़ वो समझ पा रहा है कि ये था। मान लीजिए दूध है घर में, सबसे इजी सा एग्जांपल, तो दूध की हेल्प से ही तो खीर बनाई गई होगी ना, तो वो समझ रहा है कि दूध था और उसमें चावल मिक्स करके, चीनी मिक्स करके खीर बना दी गई, ठीक है। तो वो कंजर्वेशन लाइक वो कंजर्व कर पा रहे हैं ना कि भाई खीर कैसे बनी है, दूध का इस्तेमाल किया गया इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें आ जाती हैं उसमें, समझ आ जाती है। डिसेंट्रेशन तो सेम अपोजिट हो जाएगा जैसे कि हमने पढ़ा सेंट्रेशन का ऊपर ना, कि बच्चा ग्लासेस में कंफ्यूज था वॉल्यूम को लेकर के, अभी वो समझ रहा है कि भाई दोनों में इक्वल है, कोई भी उठा लो, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज जो कि मतलब सारी ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कह रही कि बस ये 4 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये आपको रटी होनी चाहिए एज इट इज। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे दिया है मैंने आपको ना, बाकी पढ़ना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं ये जो प्रॉपर्टीज आप 2 देख पा रहे हो, सिर्फ लास्ट वाले से यही 2 पूछे जाते हैं और यही पूछे जाते हैं, ठीक है, आप प्रीवियस उठा के देख लीजिए चाहे। तो भाई यहाँ पे क्या होता है ना, अमूर्त का मतलब पहले तो नाम समझ लीजिए, इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, यानी कि अमूर्त भी कह सकते हैं। अब ऐसी चीजों के बारे में भी बच्चा सोच पाएगा ना जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं है, वो टच नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है, हाथ में उठा नहीं सकता है, यानी कि वो सिर्फ इमेजिन कर सकता है ना, और स्टिल उसके बारे में भी अभी वो अपने थॉट्स, अपने विचार दे पाएगा, ठीक है। तो उसे हम कह देते हैं एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज। और वो प्रॉपर्टीज कैसी, इमेजिनेशन, जैसे कल्पना करना मैंने बताया, अब्स्ट्रैक्ट वो नाम से ही हो जाता है क्लियर, तो आप तुरंत समझ जाओगे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये थोड़ा सा अलग होता है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, यानी कि काल्पनिक निगमनात्मक तर्क भी अभी वो कर पाएगा ना, अगर उसने ऐसी चीज़ें जो कभी रियलिटी में ना देखा हो, बट अगर आप उसने कभी पढ़ा लिखा होगा तो उसके बारे में बिल्कुल आपसे बात कर पाएगा, ठीक है, और उन चीज़ों के बारे में अपने विचार भी व्यक्त कर पाएगा। तो इस तरह से ये 2 प्रॉपर्टीज जो लास्ट स्टेज में पूछी जाती है, और एज जो है वो बच्चे की 7 से 18 आप मान के चल सकते हो, ठीक है। तो ये 4 स्टेजेस हैं और 4 स्टेजेस की प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको समझ में आ गई है ना। अगर स्टिल कोई डाउट है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आते हैं यहाँ पे, अभी ये कुछ और भी वर्ड्स हैं जो कि भाई एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं ना, तो चलिए समझते हैं स्कीमा क्या है। तो भाई मैंने शुरुआत में भी स्कीमा का नाम लिया था ना जब मैं ऑब्जेक्ट परमानेंस बता रही थी, बच्चे के दिमाग में स्कीमा में, दिमाग यानी कि स्कीमा समझ गए होंगे ना, अब स्कीमा कह लीजिए, या फिर जीन पियाजे जी ने कुछ सोचा होगा तो उन्होंने भाई दिमाग ने कह के, माइंड ने कह के उन्होंने स्कीमा कह दिया ना, उनका दिमाग जो भी घुमा होगा फिलहाल। तो ये मान लीजिए आपको छोटू सा दिमाग है, भाई दिमाग छोटू सा ही होता है बट उसने स्टोर काफ़ी कुछ करके रखा होता है, और इसके अंदर शुरुआत से ना जब आप बच्चे होते हो तब से लेकर के बड़े होने तक टिल डेथ जो भी चीज़ें आप देखते हो, समझते हो, है ना, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में, आपके स्कीमा में स्टोर हो जाते हैं, समझ रहे हैं। तो बस स्कीमा मतलब जो चीज़ें आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, वो सारी चीज़ें। अब होता क्या है, अब एक छोटे बच्चे को एज्यूम करेंगे आप, ठीक है, कि कोई छोटा सा बच्चा है जिसने पहली बार किसी चीज़ को देखा होगा, ठीक है, किसी एनिमल, जो कि हमेशा एग्जांपल दिया जाता है, मान लीजिए उसने डॉगी को देखा था, पहली बार देखा, उसको हमने बताया कि भैया ये डॉगी है ना, इसकी एक पूंछ है, 4 टांगे हैं और इस तरह से ये दिखता है ना, उसने स्कीमा में अपने दिमाग में बिठा लिया इमेज कि ये ऐसा दिखेगा, मतलब ये डॉगी है। तो उसने क्या किया, ऐसे ही रिलेट किया चीज़ों को, आत्मसात किया अपने आप में, ठीक है। फिर क्या किया, फिर नेक्स्ट डे उसको बिल्ली दिख गई, अब लो, अब उसको दिमाग में कंफ्यूजन हुआ कि भाई ये उसने खैर कुत्ता ही कह दिया, उसको
उसको क्यों ही कन्फ्यूज़न होगी ना, उसने 2 चीज़ें देखी हो तब तो वो भी उसने कुत्ता ही कह दिया। तो फिर से भाई हमने करेक्ट किया, नहीं ये दिखता तो वैसा ही है, ठीक है, लेकिन इसे हम बिल्ली कहेंगे, ठीक है। तो अभी उसने क्या किया, अब वो यहाँ पे चीज़ों को लाइक चेंज करेगा अपने स्कीमा में, अपने दिमाग में क्या करेगा, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को लाएगा कि भाई नहीं ये दिखते सेम हैं बट इसे हम कुत्ता बोलेंगे, इसे हम बिल्ली बोलेंगे, ठीक है। तो उसने अनुकूलन बिठाने की कोशिश करी, ठीक है, किसके बीच में, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में उसने क्या किया, इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन बिठाने का काम किया, ठीक है। तो इस तरह से एकोमोडेशन कब होता है, जब आप अपने स्कीमा में थोड़ा सा कह सकते हो कि चेंज लाने की कोशिश करते हो, ठीक है, चीज़ों को बदल करके कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा था, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हो ना, तो इस तरीके से इसे हम अनुकूलन यानी कि एकोमोडेशन कह सकते हैं। और संतुलन आपने इन दोनों के बीच में बिठाया। तो बस ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता, ठीक है। हाँ, सो लास्ट आते हैं क्रिटिसाइजेशन। तो बिल्कुल भाई जीन प्याजी जी थे, जिसका बड़ा नाम भाई, उसे क्रिटिसाइज ना किया जाए ऐसा कैसे हो सकता है, तो इन्हें भी क्रिटिसाइज किया गया। और वो पॉइंट्स क्या थे वो आप समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं ना। अब सब कुछ तो पढ़ा देते हैं लोग, लेकिन क्रिटिसाइजेशन यानी कि उनकी आलोचना कहाँ पे करी गई, किन पॉइंट्स को लेकर के, वो नहीं बताता कोई, फिर वहीं पे कन्फ्यूजन हो जाता है। तो समझ लीजिएगा, पहली चीज़ तो इस पूरी थ्योरी जब आप पढ़ रहे थे तो कहीं भी आपने सोशल, समाज, लैंग्वेज, इन सब के बारे में कुछ नहीं सुना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए इन्हें क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इन्होंने बच्चे के विकास में समाज का कोई हिस्सा नहीं माना, ठीक है, उसके सोशल का कोई हिस्सा नहीं माना। इन्होंने मैच्योरेशन पे ज़्यादा फोकस किया कि बच्चा जैसे जैसे स्टेजेस में बढ़ रहा होगा, उसकी एज बढ़ रही होगी, वही सारी प्रॉपर्टीज शो करेगा, ठीक है। और दूसरी बड़ी चीज़ कि इन्होंने अपने ही बच्चों पे प्रयोग किया और फिर इसको ये यूनिवर्सल वे में कैसे लागू कर सकते हैं जब उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों पे प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि भाई इंडिविजुअल डिफरेंस जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं ना, तो फिर ये कैसे सही हो सकता है। इस चीज़ को लेकर के भी इनको क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जिस बेसिस पे इनको क्रिटिसाइज किया गया था और यहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं ना। सो आई होप सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। फर्स्ट टाइम है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ऐसे ही हमारी क्लासेस चलती रहेंगी अभी, है ना। और तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।